माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो DSSB PRT के एग्जाम्स की डेट आ गई है, आप सभी जानते हैं। और पार्ट बी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो कि 100 नंबर का रहेगा, उसकी PYQs को मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रही हूँ। आज ये 5th लेक्चर है और आज की इस वीडियो में हम 10 नवंबर 2018 शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करेंगे। पहले 35 क्वेश्चंस मैं आपको पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ, अब पार्ट 2 में नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम 36 से लेके 70 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सच्ची शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ ट्रू एजुकेशन? यानी कि अच्छे चरित्र को विकसित करना, टू डेवलप गुड कैरेक्टर, शरीर और दिमाग के बीच समन्वय और सद्भाव विकसित करना, टू डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, सांस्कृतिक प्रशंसा और सांस्कृतिक रूप से संबंधित प्रतिभा विकसित करना, टू डेवलप कल्चरल एप्रिसिएशन एंड कल्चरली रिलेटेड टैलेंट, अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा दृष्टिकोण और आदतों को विकसित करना, टू डेवलप गुड हैबिट्स, सेफ्टी एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। तो रियल पर्पज क्या रहेगा ट्रू एजुकेशन का? टू डेवलप कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, यानी कि होलिस्टिक गोल को इंश्योर करती है रियल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल क्लैरिटी वर्क टुगेदर परफेक्टली, यानी कि आपकी बॉडी और माइंड दोनों मिलकर सही परफेक्टली काम कर सके। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एट द सेकेंडरी स्टेज द स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एंड विगोरियसली इंप्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, दिस रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय, यानी कि माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र को अपनाना चाहिए और सख्ती से लागू करना चाहिए। यह सिफारिश डैश द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई है? NCF, कोठारी कमीशन, NPE, एजुकेशन कमीशन। तो देखिए ये जो सिफारिश है ये किसमें की गई है? NPE। स्पेसिफिकली ये जो कोट दिया गया है अडोप्ट एंड, यानी कि एट द सेकेंडरी स्टेज द स्टेट गवर्नमेंट शुड अडोप्ट एंड विगोरियसली इंप्लीमेंट, ये स्पेसिफिकली ये कोट कहां से लिया गया है? NPE 1968। ठीक है, कौन सी? 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। ठीक है, अब कोठारी कमीशन में भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहां से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोठारी कमीशन और एजुकेशन कमीशन दो, मतलब एक ही नाम को दो जगह दे रखा है, तो यहाँ से भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर और ज्यादा एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी है ताकि आपके डाउट्स ना रहे। ठीक है, तो देखिए स्पेसिफिक सेंटेंस क्या है? एट द सेकेंडरी स्टेज द स्टेट गवर्नमेंट शुड अडोप्ट एंड विगोरियसली इंप्लीमेंट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ये डायरेक्ट कोट किससे रिलेटेड है? NPE 1968 से। अगर हम बात करें कोठारी कमीशन की 1964-66 में, तो इसमें ओरिजिनली रिकमेंडेड किया गया था रिकमेंडेड द मॉडिफाइड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको मॉडिफाई करने के लिए रिकमेंडेशंस आई थी। तो ओरिजिनली अगर बात करें तो आप कोठारी कमीशन के साथ जाएंगे, लेकिन कोठारी कमीशन के साथ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें स्पेसिफिक टर्म दी गई है अडोप्ट एंड विगोरियसली इंप्लीमेंट। तो विगोरियसली इसका इंप्लीमेंटेशन कब होता है? NPE 1968 में होता है। ठीक है, और डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि कोठारी कमीशन और एजुकेशन कमीशन दो ऑप्शंस में अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, जबकि एजुकेशन कमीशन कोठारी कमीशन को ही हम एजुकेशन कमीशन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। डैश इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच दैट embraces the needs of academically diverse populations of students, in particular students who are gifted or who have disabilities। यानी कि पूछा क्या गया है कि भाई इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी जो कि अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। एकेडमिकली वो डाइवर्स बच्चे हैं, स्पेसिफिकली बात की गई है कि भाई एक साइड गिफ्टेड है, दूसरी तरफ डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं। तो आप किस तरह से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज का प्रयोग करेंगे? किस टाइप की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज का प्रयोग करेंगे? मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन या इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। तो क्या करेंगे? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस भी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सेपरेट लर्निंग प्लान फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट होता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। ठीक है, यानी कि एक तरफ गिफ्टेड बच्चे हैं, दूसरी तरफ डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है डिजाइन टू एड्रेस एकेडमिक डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में एकेडमिक डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करेंगे। विभेदित निर्देशित, अलग अलग टाइप से उनको निर्देश देंगे। गिफ्टेड बच्चों
को दूसरे तरीके से देंगे और जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उनको दूसरे तरीके से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डैश इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स टू ओवरकम बैरियर्स लिमिटिंग द प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों की उपस्थिति, भागीदारी और उपलब्धि को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। सेग्रीगेशन यानी कि अलग करना, मेन स्ट्रीमिंग का मतलब मुख्य धारा में लाना, इंटीग्रेट का मतलब एकीकरण करना और इंक्लूजन का मतलब समावेश करना। स्पेशल एजुकेशन, जो आपका स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो स्पेशल एजुकेशन के लिए लगभग 50 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इन चारों टर्म्स में, मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन में डिफरेंस क्या होता है, मतलब हर चीज आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इंक्लूजन। अब ये जो 4 टर्म दी गई है इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कई बार इन टर्म्स में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो इंक्लूजन का मतलब समावेशन करना, यानी कि एक ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो फोकस करता है आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग बैरियर्स दैट रिस्ट्रिक्ट लर्नर्स, जो लर्नर्स के प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, रिमूव करता है इस टाइप के बैरियर्स को। इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है वो इंश्योर करती है कि जितने भी लर्नर्स हैं, इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज और डिसएडवांटेजेस, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके अलावा जो डिसेबिलिटीज, डिसएडवांटेजेस वाले बच्चे हैं, वो सारे इकट्ठे मिलकर रेगुलर क्लासरूम में सीखें। लर्न टुगेदर इन रेगुलर क्लासरूम विद एप्रोप्रिएट स्पोर्ट, यानी कि जहां पर जिनको स्पोर्ट की आवश्यकता है उनको स्पोर्ट भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, बहुत ब्रॉडर टर्म है। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट करना लर्नर्स को, ठीक है, एंड डज नॉट रिमूव बैरियर, तो ये बैरियर को रिमूव नहीं करता है। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब मुख्य धारा में लाना, लिमिटेड एडजस्टमेंट करना कि भाई उनको भी आप साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे हैं। पर इंटीग्रेशन का मतलब इट एक्सपेक्ट्स द चाइल्ड टू एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड डज नॉट फुली रिमूव बैरियर्स, ठीक है, मतलब इसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि भी चाइल्ड जो भी सिस्टम है वहां पर वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी में उसको एडजस्ट करवाने की कोशिश की जाती है, इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये बैरियर्स को रिमूव नहीं करता। तो देखिए कई बार ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है, मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आई होप की चीजें क्लियर होंगी, ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, विद एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवा रखी है चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, भाई करिकुलम डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, पाठ्यक्रम विकास की क्या आवश्यकता है, करिकुलम को क्यों डेवलप किया जाता है। टू चेंज द ओल्ड करिकुलम एंड इंप्लीमेंट न्यू प्रैक्टिसेस इन इट, यानी कि जो पहला पुराना करिकुलम था उसको चेंज करना और न्यू को इंप्लीमेंट करना, ठीक है, उसमें जो भी प्रथाएं हैं उसको लागू करने के लिए। टू फॉलो द नॉर्म्स गिवन बाय एजुकेशन कमीशन, यानी कि जो भी एजुकेशन कमीशन के द्वारा जो भी नॉर्म्स आती है उनको फॉलो करना। टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की रोजगार क्षमता के लिए वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए। टू नो द नीड्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटी एंड प्रोवाइड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि बदलते समाज की जरूरतों को जानना और सतत विकास के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या होगा, टू नो द नीड्स ऑफ चेंजिंग सोसाइटी, यानी कि समाज की जो बदलते समाज की, समाज तो चेंज हो रहा है, ठीक है, बदलते समाज की जरूरतों को जानना और सतत विकास के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनेट सेफ्टी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सुरक्षा पर लागू नहीं होता, ठीक है, कि भाई इंटरनेट से आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, तो कौन सा इनमें से नहीं होगा। चेंजिंग पासवर्ड्स रेगुलरली, अपडेटिंग स्टेटस ड्यूरिंग पिकनिक, चाइल्ड लॉक सिस्टम, यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो देखिए इंटरनेट सेफ्टी में क्या इन्वॉल्व होता है, प्रैक्टिसेस दैट प्रोटेक्ट यूजर्स प्राइवेसी डाटा एंड डिवाइसेस, यानी कि आपकी यूजर की प्राइवेसी डाटा और डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना इंटरनेट सेफ्टी में, ठीक है। अब आपका पहला ऑप्शन क्या है, चेंजिंग पासवर्ड रेगुलरली, ये बिल्कुल सही है भाई, ये इंटरनेट सेफ्टी के लिए सही है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, आप चेंज करते रहेंगे, नहीं तो एक ही पासवर्ड लगा के रखेंगे, तो आपको टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, तो ये ठीक है, इंटरनेट सेफ्टी से रिलेटेड है। चाइल्ड लॉक सिस्टम भी होना चाहिए, प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम अनसेफ और अनएप्रोप्रिएट कंटेंट, भाई इंटरनेट है, इंटरनेट पे हर तरह का कंटेंट अवेलेबल होता है, तो चाइल्ड लॉक सिस्टम भी इंटरनेट सेफ्टी से
के लिए सही है। यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी बिल्कुल हेल्प करता है डिवाइस की फॉर मालवेयर और साइबर थ्रेट से। नेक्स्ट क्या है, अपडेटिंग स्टेटस ड्यूरिंग अ पिकनिक। भाई कहीं आप दूर गए हैं घूमने के लिए और बार बार आप स्टेटस को अपडेट करें तो उससे आपकी लोकेशन भी पता चलती है और आपका पता चलता है कि आप एब्सेंस है घर से। तो ये नहीं है, ये इट इज नॉट एन इंटरनेट सेफ्टी प्रैक्टिस, ठीक है। तो नहीं वाला ही पूछा गया था, क्या होगा, अपडेटिंग स्टेटस ड्यूरिंग पिकनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। भाषा डैश मुखर प्रतीकों का प्रतीक है, यानी कि लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ डैश वोकल सिंबल्स। तो किस तरह के सिंबल्स, आइडियल, आर्बिट्रेरी, इमोशन या यूनिलिटरल। तो देखिए जो भाषा होती है वो आर्बिट्रेरी होती है। क्या है भाषा, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स, ठीक है, यानी कि ऐच्छिक होती है कि भाई इसमें क्या है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि भाई नो नेचुरल और लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट्स, यानी कि जो वर्ड है, जैसे ट्री है, ट्री एक शब्द है तो इसका कोई इनहेरेंट लिंक नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ। भाई अलग अलग भाषाओं में ट्री को हम अलग अलग मतलब अलग अलग भाषा में अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब नो नेचुरल और लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट्स। जैसे पानी हो गया, पानी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तो कोई इनहेरेंट कनेक्शन नहीं है, मतलब उस वर्ड का उसकी और उस ऑब्जेक्ट के साथ जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी होती है। द लैंग्वेज सिंबल्स आर कन्वेंशनल एंड एग्रीड अपॉन बाय सोसाइटी, नॉट नेचुरली फिक्स। कोई नेचुरली फिक्स नहीं है, ठीक है, वो मतलब सोसाइटी के द्वारा किस तरह से उसको एग्री किया गया है, तो उसी तरह से आर्बिट्रेरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मल्टीपल चॉइस टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि बहुविकल्पीय परीक्षण किसका उदाहरण है, इंटेलिजेंट थिंकिंग, रैंडम थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा किसका, कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिल्कुल जो सही आंसर, सटीक आंसर होता है उस पर फोकस करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम डाइवर्ज होकर चीजों को सोचते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है, फोकसिंग ऑन अ सिंगल एस्टैब्लिश्ड सॉल्यूशन और आंसर टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, मैनी डिफरेंट क्रिएटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। 4-year-old रिया कुड फ्लुएंटली स्पीक बंगाली अदर देन Hindi, her mother tongue. Nobody spoke Bengali at home except for 2 maids at the daycare she went to. How did Riya learn to speak Bengali? यानी कि 4 साल की रिया अपनी मातृभाषा हिंदी के अलावा धारा प्रवाह फ्लुएंटली बंगाली बोल सकती है। जिस डे केयर में वे जाती थी वहां 2 नौकरानियों के अलावा उसके घर में कोई बंगाली नहीं बोलता था, यानी कि जो 2 मेड थी वो बोलती थी, बाकी कोई नहीं बोलता था। तो रिया ने बंगाली बोलना कहां से सीखा, कैसे सीखा। सी वॉज टोट एट द डे केयर, यानी कि उसे डे केयर में सिखाया गया था। हर फ्रेंड्स टोट हर, उसके दोस्तों ने उसे सिखाया। द मेड्स एट द डे केयर टोट हर, डे केयर की नौकरानियों ने उसे सिखाया। सी पिक्ड अप द लैंग्वेज फ्रॉम द मेड्स, यानी कि उसने नौकरानियों से भाषा सीखी। तो उसने कैसे सीखी, यानी कि जो बोलता है, जिसके साथ बच्चा रहता है, तो जो 2 मेड थी उसके साथ वो रहती थी, तो वहां से उसने पिकअप किया है। सी पिक्ड अप द लैंग्वेज फ्रॉम द मेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स यूज देयर फिंगर्स टू कैलकुलेट नंबर्स, विच मैक्सिम इज यूज्ड हियर, यानी कि छात्र संख्याओं की गणना करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं, जैसे उंगलियों से वो काउंटिंग करना सीख रहे हैं। यहाँ किस सूत्र का प्रयोग किया गया है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जर्नल, फ्रॉम नोन टू अननोन। तो देखिए ये तो थर्ड वाला तो वैसे ही गलत है, जर्नल टू स्पेसिफिक या जर्नल टू पर्टिकुलर होता है। तो 3 में से आपको बताना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट या नोन टू अननोन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी कि आप फिजिकल ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी मटेरियल, कॉन्क्रीट मटेरियल से पहले चीजों को करना सीख रहे हैं, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मैक्सिम है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज, यानी कि संविधान के किस भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान है, 19, 20, 17 या 18। तो किस भाग में बात की गई है, भाग 17 में की गई है, ठीक है। द प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज आर कंटेन्ड इन द पार्ट 17, और आर्टिकल्स अगर पूछा जाए तो 343 से 351 में भाषा से रिलेटेड प्रोविजंस की बात की गई है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑफ द जुडिशरी, स्पेशल डायरेक्टिव्स फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो भाग 17 में बात की गई है, और भाग पूछा जाए तो 17 है, और आर्टिकल पूछा जाए तो 343 से 351 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच वन
इज नोट एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त विकल्प नहीं है। यानी कि 3 को बिल्कुल करेक्टली मैच किया गया है, लेकिन एक ऑप्शन गलत है, ठीक है। एक ऑप्शन ऐसा है जिसको गलत मैच किया गया है, तो गलत वाला आपको बताना है। राइट अ मूवी रिव्यू, यानी कि किसी मूवी का रिव्यू आप दे रहे हैं, तो वहां पर आप क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करें, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। राइट अ ब्लॉग टू एक्सप्रेस व्यूज क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि विचार व्यक्त करने के लिए आप ब्लॉग लिख रहे हैं, तो वहां पर आपकी क्रिएटिविटी काम कर रही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर पोस्टर, यानी कि आप कोई पोस्टर बना रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेट करता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आप पोस्टर बना रहे हैं तो वहां पर आपकी विजुअल और क्रिएटिव जो स्किल्स है वो काम आती है, न कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, तो वहां पर आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि आपकी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स काम करती हैं, तो ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच किया गया है। तो कौन सा गलत मैच किया गया है, प्रिपेयर पोस्टर, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, क्रिएटिव और विजुअल स्किल्स से के साथ अगर मैच होता तो वो बिल्कुल करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल नाउ, यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है, 20, 18, 22 या 14। तो देखिए अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कितनी है, 22 भाषाएं हैं, लेकिन ओरिजिनली अगर हम बात करें जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 14 लैंग्वेजेस थी उसमें, ठीक है। उसके बाद 18 हुई, कुछ और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, और अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो टोटल लैंग्वेजेस लिस्टेड कितनी है, 22 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। भाषा शिक्षण क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज टीचिंग, अंतर्निहित शिक्षण, इननेट टीचिंग, नेचुरल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। तो देखिए भाषा शिक्षण, लैंग्वेज को आप पढ़ा रहे हैं तो वो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। शिक्षकों को शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग क्यों करना चाहिए, व्हाई शुड टीचर्स यूज मल्टीमीडिया इन टीचिंग, यानी कि किस लिए करना चाहिए, इफेक्टिव यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजी उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, सर्च एंड एक्सपीरियंस, यानी कि ज्ञान खोज और अनुभव की खोज के लिए, नोट्स बनाने के प्रयासों को कम करना, रिड्यूसिंग द एफर्ट्स ऑफ मेकिंग नोट्स, ताकि आप जो नोट्स बनाते हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, उस एफर्ट को कम किया जा सके, मिक्सचर ऑफ मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस, या अधिकतम अनुभवों का मिश्रण। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर डी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं तो बच्चा मतलब उसकी मल्टी सेंसेस यूज हो रही है, बच्चा देख भी रहा है, सुन भी रहा है, ठीक है, 3D के द्वारा भी चीजों को समझाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, जितने भी अलग अलग मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस को वो मिक्स कर पाएगा, ठीक है, हर तरह से चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। यानी कि बेनिफिट क्या होगा, प्रोवाइडिंग आर रिच वैरायटी ऑफ सेंसरी इनपुट्स टू इंप्रूव हाउ स्टूडेंट्स लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जब छात्र व्यवस्थित ढंग से सोच और उद्देश्य तर्क की आदत विकसित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, यानी कि व्हेन स्टूडेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग, यानी कि उनमें हैबिट किसकी है, सोचना भी किस तरह से है, सिस्टमेटिकली सोचना है, एंड ऑब्जेक्टिव रीजनिंग और उद्देश्य तर्क की आदत वो विकसित करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, डेवलपिंग इंटरेस्ट, डेवलपिंग पर्सपेक्टिव, डेवलपिंग स्किल्स, डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, डेवलपिंग पर्सपेक्टिव, यानी कि आपका पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है कि भी थिंकिंग भी किस तरह की होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ठीक है। तो डेवलपिंग पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है, टू बिल्डिंग अ लर्नर्स एबिलिटी टू थिंक सिस्टमेटिकली, लॉजिकली एंड ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ADDIE मॉडल, यानी कि ADDIE मॉडल के चरण क्या है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप्स है मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता रही हूँ। एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो ये आपके ऑप्शन ए में ये सारी सीक्वेंस बिल्कुल करेक्टली दी गई है, ठीक है। बाकी सीक्वेंस आगे पीछे दे रखी है, ये सीक्वेंस आपको पता होगी जब इस मॉडल के बारे में आपको पता होगा। तो इस मॉडल के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ADDI मॉडल क्या है, एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल है जो कि टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव करने से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो स्टेप्स है वो 5 स्टेप्स है। सबसे पहला क्या है, एनालिसिस, यानी कि लर्नर्स की नीड, गोल्स और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे। उसके बाद है डिजाइन, डिजाइन का मतलब प्लान करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी, उन सबका एक प्रारूप तैयार करेंगे। फिर डेवलप करेंगे, यानी कि क्रिएट लर्निंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगा, डिलीवर एंड अप्लाई द इंस्ट्रक्शनल प्लान, और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे, असेस इफेक्टिवनेस एंड मेक इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये 5 आपको ध्यान में रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त भाषा सीखने का नुकसान क्या है। डिसएडवांटेज पूछा गया है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग का। यूज्ड फॉर रेमेडियल टीचिंग, लेस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, इट कैन बी एक्सपेंसिव, लेस मोटिवेशन फैक्टर। तो देखिए क्या आंसर होगा आपका, लेस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। कंप्यूटर के साथ आप मतलब कंप्यूटर सहायता प्राप्त भाषा का यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि भाई वहां पर इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है, लेस इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। माता पिता को समय सारणी भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित विकल्प है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर सेंडिंग टाइम टेबल टू पेरेंट्स, ब्लॉग, चैटिंग, ईमेल या फॉर्म। तो देखिए ये चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मोस्ट प्रोफेशनल एंड रिलायबल डिजिटल टूल फॉर सेंडिंग फॉर्मल स्कूल डॉक्यूमेंट टू फैमिलीज, यानी कि भाई कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट कि बच्चे के पेरेंट्स को आप भेजना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा मेथड आप यूज करेंगे। ब्लॉग, तो ब्लॉग का मतलब ये एक प्राइवेट वेबसाइट है वेयर वन कैन पोस्ट आर्टिकल्स, अपडेट्स एंड जर्नल्स, ठीक है। चैटिंग भी इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है, कैजुअल रियल टाइम मैसेजिंग विच में नॉट बी सुटेबल फॉर फॉर्मल रिकॉर्ड्स, फॉर्मल रिकॉर्ड के लिए बहुत सुटेबल हम नहीं कहेंगे। ईमेल हम बिल्कुल सही है, ईमेल एक ऐसा डिजिटल मेल मतलब जिस पर आप प्राइवेट फॉर्मल मैसेजेस विद अटैचमेंट आप शेयर कर सकते हैं। फोरम क्या होता है, एक ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड होता है जहां पर मल्टीपल यूजर्स कैन पोस्ट एंड रिप्लाई टू टॉपिक्स। तो सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन रहेगा, ईमेल। व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, यानी कि ड्रिल और अभ्यास सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या है। टू प्रैक्टिस व्हाट हैज बीन ऑलरेडी लर्न, यानी कि जो पहले ही सीखा जा चुका है उसका अभ्यास करना। टू मेक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, अवधारणा की स्पष्टता समझ बनाना। टू रिपीट कंटेंट टिल अंडरस्टूड, यानी कि सामग्री को तब तक दोहराना जब तक समझ में ना जाए। टू रिमेंबर कंटेंट, या सामग्री को याद करना। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, टू प्रैक्टिस व्हाट हैज ऑलरेडी बीन लर्न, यानी कि जो आपने सीख रखा है उसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो टू प्रैक्टिस व्हाट हैज बीन ऑलरेडी लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। यदि कोई छात्र नई भाषा सीखने में समस्या का सामना कर रहा है तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे। इफ अ स्टूडेंट इज फेसिंग अ प्रॉब्लम इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, हाउ विल यू हेल्प हिम, यानी कि किस तरह से आप उसकी मदद करेंगे। नई भाषा सीखते समय LSRW कौशल का अभ्यास करना, यानी कि प्रैक्टिसिंग LSRW स्किल्स व्हाइल लर्निंग न्यू लैंग्वेज। इंक्रीजिंग वोकेबलरी, यानी कि वोकेबलरी को, शब्दावली को इंक्रीज करेंगे। उसे अपनी ज्ञात भाषा से अनुवाद तकनीक का उपयोग करने के लिए कहेंगे। आस्किंग हिम टू यूज ट्रांसलेशन टेक्निक फ्रॉम हिज नॉन लैंग्वेज, यानी कि अगर आप हिंदी में पढ़े हैं तो हिंदी मतलब अपनी जो भी आपको ज्ञात भाषा है, जो भी आप जानते हैं उससे मतलब ट्रांसलेशन के थ्रू चीजों को क्लियर करने के लिए कहेंगे। मातृभाषा, यानी कि आपकी जो मातृभाषा और जो नई भाषा उसका जो ग्रामर है उनका आपस में कंपेयर करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, LSRW स्किल्स। LSRW स्किल का, LSRW का मतलब क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन अ बैलेंस्ड वे, यानी कि किसी भी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे, रीड करेंगे, राइटिंग करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड माना गया है भाषा सीखने का, LSRW। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये जो एक ऑब्जेक्टिव दे रखा है उसका रेफरेंस पूछा गया है कि कहां से लिया गया है। स्टूडेंट्स बिगिन टू परस्यू द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एज अ डिसिप्लिन, यानी कि छात्र एक विषय के रूप में गणित की संरचना को समझना शुरू करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका रेफरेंस पूछा गया है, कहाँ मतलब कहाँ इंक्लूड है। NPE 1986, NCF 2005, NCF 2009 और NCF 2000। तो किसमें इसकी बात की गई है, NCF 2005 में, ठीक है। NCF 2005 इंफसाइज करता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स, नोट रोट मेमोराइजेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली किससे इसको लिंक करेंगे, इसका संदर्भ क्या है, NCF 2005, ठीक है। NCF 2005 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आमतौर पर द्वितीय भाषा अधिग्रहण कैसे शुरू होता है। जनरली हाउ डज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिगिन, यानी कि एक आपकी भाषा है मेन भाषा, उसके अलावा कोई दूसरी भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसको किस तरह से एक्वायर करेंगे, कहाँ से उसकी शुरुआत होगी। आत्म विश्लेषण, यानी कि आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, एनालिसिस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी गलत और सही का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कोई भी चीज आप सीखना चाहते हैं तो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला व्हाट शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज, त्रिभाषी सूत्र के अनुसार पहली भाषा क्या होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, एनी मॉडर्न लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग। तो देखिए सबसे पहली भाषा की बात की गई है तो क्या होनी चाहिए, जिस भी भाषा से आप ताल्लुक रखते हैं, जहां पर आपका जन्म हुआ है, वहां पर जो भी भाषा बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा या आपकी जो भी मदर टंग है वो होगी, ठीक है। दूसरी भाषा हिंदी है, तीसरी इंग्लिश भी हो सकती है या कोई मॉडर्न लैंग्वेज भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। व्हाट स्किल्स आर डेवलप्ड बाय अ मैथमेटिक्स एजुकेशन, यानी कि गणित की शिक्षा से कौन सा कौशल विकसित होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते ही हैं कौन सा होता है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग हम नहीं कहेंगे कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो इसमें भी क्रिएटिव थिंकिंग है, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो इंटरपर्सनल में कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि भाई आप बिल्कुल करेक्टली डिसीजन ले पा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेलमैन सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव टेकिंग सेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ, यानी कि सेलमैन के अकॉर्डिंग आत्म चिंतनशील दृष्टिकोण अपनाने की अवस्था किस आयु वर्ग में आती है, ठीक है। तो देखिए जब तक इस थ्योरी को नहीं समझेंगे तो आपको क्लियर नहीं होंगी चीजें, तो थ्योरी को मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर बता रही हूँ कि सेलमैन की जो थ्योरी है सोशल पर्सपेक्टिव थ्योरी, उसमें एक स्टेज है सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव, तो वो कौन सी एज ग्रुप में आता है, तो वो 7 से 12 साल की एज ग्रुप में आता है। तो इस थ्योरी को मैं समझा देती हूँ ताकि सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो रॉबर्ट सेलमैन की थ्योरी का नाम क्या है, सोशल पर्सपेक्टिव टेकिंग, ठीक है। इसमें वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो किस तरह से दूसरों के थॉट्स, फीलिंग्स और व्यू पॉइंट को किस तरह से ग्रेजुअली सीखते हैं, किस तरह से वो चीजों को सीखते हैं, विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन, यानी कि और वो जो विचार है वो उनके खुद के अपने विचारों से डिफरेंट होते हैं। तो ये थ्योरी जो है सोशल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करती है, अनलाइक प्याजे हु फोकस्ड ऑन द फिजिकल वर्ल्ड। प्याजे क्या कहते हैं, अपने इन्वायरमेंट को समझने की बात करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को समझने की बात करते हैं। ये थ्योरी किस पर फोकस करती है, सोशल अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है, कि मतलब दूसरों के नजरिए से चीजें आप देख रहे हैं। तो इसमें 5 स्टेजेस बताई गई हैं किसकी, पर्सपेक्टिव टेक, किस तरह से पर्सपेक्टिव आप लेते हैं। तो पहली स्टेज जीरो स्टेज है, स्टेज जीरो ईगोसेंट्रिक, जिसका टाइम पीरियड क्या है 3 to 6। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अपनी फीलिंग्स और दूसरों की फीलिंग को अलग नहीं कर पाता। दूसरी पहली स्टेज, ये जीरो स्टेज थी, ये पहली स्टेज है, ठीक है। 5 स्टेजेस हैं, 0 से लेके 4 तक हैं, ठीक है। तो जीरो स्टेज में क्या होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, 3 to 6 ईयर्स होता है। स्टेज नंबर 1 क्या है, सोशल इंफॉर्मेशन, तो एज ग्रुप क्या बताया गया है 4 to 9 ईयर में डेवलप होती है, यानी कि अंडरस्टैंड्स अदर्स, यानी कि दूसरों को समझना कि वो डिफरेंटली किस तरह से सोचते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इसके बाद है सेल्फ रिफ्लेक्टिव 7 to 12 ईयर्स, यानी कि कैन सी द सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दूसरे पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को ग्रहण करें। अब इसमें एक डेलिमा भी दिया गया है, होली डेलिमा, तो उसमें क्या होता है, एक बच्ची होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक बिल्ली के बच्चे को मतलब बचाने की कोशिश करती है। तो उसको लगता है कि मतलब अगर मैं ये बचा रही हूँ तो ये मैं सही कर रही हूँ। अगर वो अपने फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर चीजें सोच कर देखती है कि भाई मेरे फादर होते तो वो भी यही करते, तो थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर तो बेसिक चीजें मैं इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को एनालाइज करके देख रही है, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके बाद स्टेज 3 क्या है, थर्ड पार्टी, जिसको हम म्यूचुअल भी बोल देते हैं, 10 to 15 ईयर्स में, यानी कि अंडरस्टैंड्स बोथ साइड्स बाय टेकिंग अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन व्यूज, यानी कि दो लोग हैं उनमें जो भी चीज हो रही है तो एक थर्ड पर्सन उन दोनों को देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है, वो उसको कहा गया है थर्ड पार्टी, ठीक है। बिल्कुल थर्ड न्यूट्रल पर्सन के रूप में दोनों साइड्स को बिल्कुल ऑब्जर्व करना। इसके बाद स्टेज 4 क्या है, सोसाइटल 14 ईयर से एडल्टहुड तक, ये क्या है, इसमें क्या है, अंडरस्टैंड्स पर्सपेक्टिव शेप्ड बाय, यानी कि जो भी सोशल रूल्स वैल्यू जो सिस्टम्स के द्वारा चीजें होती है उनको समझना, ठीक है, सोसाइटल। तो देखिए ये मैंने सिर्फ बेसिक आप लोगों को स्टेज बताई है ताकि आपको पता चल जाए कि जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव वाला पोर्शन है वो 7 से 12 की स्टेज में होता है, वहां पर बच्चा जो होता है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। तो सारे स्टेजेज आप देख लीजिएगा, 0 to 4 है, टोटल 5 स्टेजेज है। एक बार इतना भी पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हैं। अगर डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप गूगल पर भी ये थ्योरी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द
मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल पर जब आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन बच्चों को पढ़ाते हैं तो इनमें से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि 4 दिए गए हैं, 3 बिल्कुल करेक्ट है, एक गलत है, तो गलत वाला आपको बताना है। टू अंडरस्टैंड इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स कंपोनेंट्स के बीच में क्या इंटरेक्शन है उसको समझना। टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टूवर्ड्स कॉजेज एंड एफर्ट्स ऑफ द क्लास दैट, यानी कि बच्चों को अवेयर बनाना कि भाई आपकी जो भी क्लासरूम एक्शंस हैं वो किस तरह से हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। टू नो एंड अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन मामल्स, बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी कि मामल्स, ह्यूमंस और उनके इन्वायरमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन है उस चीज को समझना, तो ये भी सही है। तो एक ही बच गया, कौन सा? टू नो एंड अंडरस्टैंड ट्रू एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ एजुकेशन, यानी कि लाइफ एजुकेशन को जानना और समझना, तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्वीकृत बच्चों की मदद करने का एक प्रभावी तरीका नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू हेल्प रिजेक्टेड चिल्ड्रन, यानी कि रिजेक्टेड चिल्ड्रन, अस्वीकृत बच्चों की मदद करने का एक प्रभावी तरीका नहीं है। पहला है रीप्रिमेंडिंग, ठीक है, रीप्रिमेंडिंग, रीप्रिमेंडिंग का मतलब घुड़कना, डांटना, स्कोल्ड करना उसको, ठीक है, हरास करना। मॉडलिंग, कोचिंग और सकारात्मक सामाजिक व्यवहार को मजबूत करना, तो सबसे मतलब कौन सा प्रभावी तरीका नहीं है? घुड़कना, बच्चे को डांटना, डपटना, उसको हरास करना, ठीक है, कि आपने ये गलत कर दिया, तो वो और ज्यादा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सराउंडिंग अस एज वेल एज द इवेंट्स, कंडीशंस एंड प्रोसेसेस ऑफ देयर इंटरेक्शंस आर कलेक्टिवली नोन एज डैश, यानी कि हमारे चारों ओर के सभी कार्बनिक और अकार्बनिक घटक, साथ ही उनकी बातचीत की घटनाएं, स्थितियां और प्रक्रियाएं सामूहिक रूप से डैश के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, द इकोसिस्टम, मटेरियल इंटरचेंज या द इन्वायरमेंट, तो ये सारी चीजें किस मतलब कलेक्टिवली हम इनको क्या कहेंगे कि आसपास का हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए डैश है, क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाने का बच्चों को? टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड लुक फॉर पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू कॉमन बट सिंपल एंड इजीली ऑब्जर्वेबल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चों को समझाना, एनालाइज करना कि जो भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और प्रॉब्लम्स है उनको इजीली वो समझ पाए, ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑब्जर्व एंड एग्जामिन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग्स की उनको ऑब्जर्व करना, एग्जामिन करना। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग सिंपल फिनोमिना इन द अर्थ एंड स्काई, यानी कि जो अर्थ और स्काई के सिंपल फिनोमिना है उनको ऑब्जर्व करना। डिपिक्टिंग देयर कॉजेज एंड पिक्चर्स, उनकी कॉजेज और पिक्चर्स को डिपिक्ट करना। नेक्स्ट है टू एक्सप्लोर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर सोशल सिविक इन्वायरमेंट एंड टू अंडरस्टैंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ईवीएस की बात हो रही है, इन्वायरमेंटल स्टडीज की, ठीक है। इसका मतलब ही क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट प्लस सिंपल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स प्लस सॉल्यूशंस, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड लुक फॉर पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू कॉमन बट सिंपल एंड इजीली ऑब्जर्वेबल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पर्यावरण विज्ञान को पढ़ाने के लिए उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक डैश है सक्रिय, और वो सक्रिय शिक्षा का एक प्रकार है जहां जो क्वेश्चंस हैं उद्देश्य के लिए गतिविधियों और चर्चा का मार्गदर्शन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज टू यूज फॉर टीचिंग इन्वायरमेंटल साइंस इज डैश अ टाइप ऑफ एक्टिव लर्निंग वेयर क्वेश्चंस, गाइड, एक्टिविटीज एंड डिस्कशंस फॉर द पर्पस, यानी कि जब आप इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ाते हैं तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, तो इनमें से बतानी कि वो कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है कि वो एक एक्टिव लर्निंग का पार्ट है जहां पर जो क्वेश्चंस है वो एक्टिविटीज और डिस्कशंस के लिए भी गाइड करते हैं। तो कौन सी स्ट्रेटजी है? ग्रुप डायनेमिक्स, प्रोजेक्ट मेथड, इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन या ब्रेन बेस्ड लर्निंग, तो देखिए इनमें से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा अप्रोच है जहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग आंसर्स थ्रू देयर ओन, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसके आंसर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। छात्रों को पता चलता है कि समाज कैसे काम करते हैं और वे किस तरह भाग ले सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी कि द स्टूडेंट्स फाइंड आउट हाउ सोसाइटीज वर्क एंड हाउ दे कैन पार्टिसिपेट एंड कैन एक्ट एज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के, जिम्मेदार नागरिक के रूप में वो कार्य कर सकते हैं। तो कैसे उनको पता चलेगा? सिविक्स, सिटीजनशिप एजुकेशन, सोशल साइंस या सोशल वर्क। तो किसके द्वारा पता चलेगा? सोशल साइंस में सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि भाई सोसाइटी क्या है, ठीक है, किस तरह से मतलब सोसाइटी कैसे काम करती है, किस तरह से सोसाइटी के कार्यों में भाग ले सकते हैं, ठीक है, और समाज का, सोसाइटी का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सोशल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आउटडोर गेम्स आर द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर, यानी कि जो बाहरी आउटडोर गेम्स है वो किसके लिए सबसे अच्छा समाधान है? डेवलपिंग साइकोमोटर स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच मनोप्रेरणा कौशल को विकसित करना। मेकिंग स्टूडेंट्स हेल्दी, कीपिंग स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम मोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि छात्रों को मोबाइल और तकनीक से दूर करने का बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सॉल्यूशन है। टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू एक्सेप्ट लूजिंग सिचुएशंस एंड इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि छात्रों को हारने वाली स्थितियों को स्वीकार करना सिखाना और पारस्परिक संबंधों में सुधार करना। तो देखिए साइकोमोटर स्किल्स तो डेवलप होती हैं कि आपका फिजिकल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, बॉडी पर की बॉडी मूवमेंट्स पर कंट्रोल, ये तो है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाते तो आप पहला भी इंक्लूड करते, लेकिन बेस्ट अगर पूछा गया है तो बेस्ट कौन सा होगा कि बच्चे जब गेम खेलते हैं तो उनमें किस तरह की, अगर वो सिचुएशन को लूज कर देते हैं, बच्चा हार जाता है, तो एक कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए कि उस सिचुएशन में वो खुद को किस तरह से हैंडल कर रहा है। ये चीज बच्चों को सिखाना और दूसरों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इंप्रूव करना कि भाई गेम हारने से उसको दुश्मन नहीं बना लेना है, ठीक है। तो वो इंटरपर्सनल कि भाई 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, अगर एक हार जाता है, एक जीत जाता है, तो उसको दुश्मन नहीं बना लेता। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इंप्रूव करना और जो लूजिंग सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का सबसे अच्छा उदाहरण है? ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अपना खुद का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाना, किस तरह से? बाय यूजिंग 7 क्रैमिक बाउल्स विद वाटर सच एज जल तरंग, यानी कि जल तरंग जैसे पानी के साथ 7 सिरेमेटिक कटोरे का उपयोग करके अपना खुद का वाद्य यंत्र बनाने की कोशिश करना, मतलब खुद अपने आप चीज को क्रिएट करना। परफॉर्मिंग अ न्यू रोल इन अ स्किट, यानी कि एक नाटक में नई भूमिका निभाना। तो ये तो स्क्रिप्ट कुछ भी हो सकती है, आप सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रिएटिविटी आपकी नहीं काम कर रही। प्लेइंग अ न्यू ट्यून ऑन अ गिटार, यानी कि गिटार पर एक नई धुन बजाना, मतलब धुन हो सकता है किसी ने लिखी हो, आप सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं उसको सिर्फ, ठीक है। लिसनिंग टू न्यू सॉन्ग्स, तो ये भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि क्या डिस्क्राइब करता है? एन इनोवेटिव प्रोसेस वेयर अ पर्सन बिल्ड्स अ फंक्शनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग एवरीडे आइटम्स, यानी कि एवरीडे आइटम से अपने मतलब एक नई चीज, एक नई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्रिएटिविटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जो इस पेपर के 30 क्वेश्चन और बच गए वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो।